नमस्कार मित्र। बिहार की राजनीति हमेशा से एक थ्रिलर फिल्म की तरह रही है, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट इंतजार करता है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव ने इसे और रोमांचक बना दिया है। कल तक जो गठबंधन मजबूत दिख रहे थे, आज उनमें दरारें पड़ गई हैं। ओपिनियन पोल्स ने ऐसे आंकड़े दिए हैं जो रातों रात समीकरण बदल सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव की युवा अपील बिहार में को नया दौर दे देगी, या प्रशांत किशोर का एक्स फैक्टर एनडीए की नैया को पार लगाएगा? नीतीश चाचा की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। अब शायद ही वह मुख्यमंत्री बन पाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर एक सरप्राइज प्रश्न यह भी है कि क्या मायावती ओवैसी दोनों महागठबंधन को जबरदस्त चोट पहुंचाएंगे, या तेजस्वी के राज तिलक में बाधा बनेंगे? इस चुनावी ड्रामा को एक स्टोरी की तरह जीते हैं हम लोग, लेकिन इस बार ज्यादा ट्विस्ट के साथ में, जहां गठबंधन टूटने कगार पर है, इंडिपेंडेंस उम्मीदवार उलटफेर कर रहे हैं और पोल्स ने सबको चौंका दिया है। कहानी की शुरुआत वही है। इस कहानी में तीन किरदार है। पहले किरदार है प्रशांत किशोर, दूसरे है मायावती और तीसरे है ओवैसी। इनके अलावा एक छोटा सा किरदार है वह निर्दलियों का। अब बाकी जो जातिगत पार्टियां हैं, चली तो सत्ता तक, नहीं तो बाकी जाति तक है। पहला किरदार हम लोग पकड़ते हैं, वह है मायावती जी। मायावती जी का जो असर है वह यूपी से सटे भोजपुर, सारण और मगध एरिया है। और पार्टी ने यह फैसला लिया हुआ है कि इस बार लड़ेंगे और जमकर लड़ेंगे, और अब पूरे 243 सीटों पर लड़ेंगे। सभी कैंडिडेट का यही कहना है, हार गए तो हार गए, जीत गए तो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब बाद में जान जाएंगे। फिलहाल बसपा की तैयारी को देखते हैं। अब बसपा की तैयारी में कौन है भाई? उनका खुद का भतीजा आकाश आनंद, जिसको पार्टी से अंदर बाहर करती रहती हैं। एक पॉलिटिक्स की जानकार का यह कहना है कि मायावती का बिहार में उनका खास काडर रहा है, खासतौर पे यूपी से सटे इलाकों में। आकाश आनंद ने यहाँ पे हाल में ही एक यात्रा की, जिसमें कि काफी संख्या में लोग जुटे। रविदास में उनकी पार्टी की पकड़ है, और यह भी माना जाता है कि जहां मायावती की पार्टी नहीं लड़ती है, वहां से जेडीयू को वोट पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मायावती की पार्टी एक जातिगत पार्टी है। जो बिहार की जातिगत जनगणना 2023 में हुई थी, उसके मुताबिक बिहार में कुल 19.65% जो आबादी है वह दलितों की है। इसमें सबसे बड़ी आबादी दुसाध व और पासवान की है। कुल ये 5.31% है। इसके बाद रविदास आते हैं, 5.26% है। इसके बाद मुसहर आ जाते हैं, वो 3.09% है। और मायावती जी भी रविदास समाज से आती हैं। इसके लिए वो बार बार कहती हैं कि हम आपके साथ में हैं, हम भी दलित हैं। लेकिन वह केवल चुनाव के टाइम में नजर आती हैं, उसके बाद वो 5 साल के लिए गायब हो जाती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के साथ में 78 सीटों पर लड़ी। 2 सीटों पर जीती और 2 पर वह दूसरे नंबर पर रही थी, और 14 जो सीटें हैं उस पर वो तीसरे नंबर पर रही थी। ये जो आंकड़े हैं ये यह बताते हैं कि अगर मायावती जी चुनाव में मजबूती से लड़ी तो महागठबंधन को फायदा होगा और एनडीए को नुकसान होगा। अब देखना है कि अब की बार वह किसका नुकसान करती हैं और किसका फायदा करती हैं। उनकी पार्टी के जमा खान ने जीत दर्ज की और बाद में वह जेडीयू में भाग गए। मायावती की पार्टी में जो भी जीतेगा वह दूसरी पार्टी में भागेगा, क्योंकि अगर वह नहीं भागेगा तो वह सत्ता का मजा नहीं ले पाएगा। और जो लोग जाति के नाम पर लड़ते हैं, वह जाति के लिए काम नहीं करते हैं, वह अपने लिए काम करते हैं। और यह एक सच्चाई है। अब तो जाति की बात हो गई, अब बात करते हैं धर्म की। धर्म की बात करने वालों के पास, और इस मामले में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। सीमांचल में महागठबंधन को उन्होंने गजब का नुकसान पहुंचाया। आगे बताऊंगा कैसे, बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। सीमांचल के कुल 4 जिले, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, जिसमें कि कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। और यही लोग तय करते हैं कि यहां से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यह लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ में रहते थे। 2015 की विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ था, और यह महागठबंधन था नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का, जिसमें इनको गजब का फायदा हुआ। 24 में से 19 सीटें जीत गए थे। लेकिन अब की बार 2020 का चुनाव होता है और ओवैसी को एक छोटा नेता समझते हैं, और आरजेडी और कांग्रेस ने इनको इग्नोर कर दिया, तो इनको यह बहुत भारी पड़ा। 24 में से 7 सीटें ही मात्र जीत पाए, 5 पर ओवैसी जी ने कब्जा कर लिया। और सबसे गजब की बात यह रही है
कि वह पहली बार लड़ रहे थे, लेकिन ओवैसी की पार्टी के जो विधायक है 2 साल बाद 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ओवैसी इतना गुस्सा होते हैं, जब वह अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी अपने लोगों के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं और मैसेज में कह रहे हैं कि 4 का बदला 40 से लेंगे, मतलब आरजेडी को 40 सीटों का नुकसान होगा। तब तो एनडीए वालों के मजे ही हो जाएंगे। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं, और वह एक बात समझ लें कि धर्म एक आस्था का मसला होता है, वोट देने का मसला नहीं होता है। वोट देने का मसला विकास होता है, आस्था नहीं होता है। और महागठबंधन के लोग एक बात जान लें, अगर आप मुसलमानों के घर में दूध की नदियां बहा दें और काबा तक सोने की सड़क बना देंगे, तब पर भी वह लोग अपने मुस्लिम भाई को ही वोट देंगे। यही सच्चाई है, अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगे तो बुरी। अब आते हैं अगले फैक्टर पे, जो तीसरा फैक्टर के रूप में माना जा रहा है। पहला जो गठबंधन है वह एनडीए का है, दूसरा महागठबंधन है, और तीसरा जो फैक्टर उभर के आ रहा है वह है जन स्वराज पार्टी, यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पार्टी 2024 में 4 सीटें रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी में चुनाव हुआ था। वो सभी सीटों पे जन स्वराज ने अपने कैंडिडेट उतारे। 2 सीटों बेलागंज और इमामगंज में जन स्वराज तीसरे नंबर पर रही, और पार्टी को जो कुल वोट मिले वो 10.3% वोट मिले। इससे आप कैसे कह सकते हैं कि यह तीसरा फैक्टर हो सकता है? ऐसा कौन सा घोषणा पत्र लेकर प्रशांत किशोर आ रहे हैं कि जिससे वह तीसरे फैक्टर के रूप में जाने जाएं? जानना चाहते हैं तो बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। 14 सितंबर को एक सर्वे जारी होता है, जो सर्वे एजेंसी होती है उसका नाम होता है वोट बाइक, और वो जारी करती है अपनी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में वह कहती है कि जन स्वराज को इस चुनाव में 8 से 7% वोट मिलने की संभावना है। अगर इतने वोट मिलते हैं तो वह किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। 19% जो है इनको अपर कास्ट वालों का मिलेगा, और 11% को दलितों का वोट मिलेगा। और यह दोनों वोट जो है एनडीए के कोर वोटर मांगने जाते हैं। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वह दक्षिण बिहार में इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इन रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का जो एक छोटा सा समूह है वो प्रशांत किशोर की ओर झुक रहा है, क्योंकि उन्हें 35 साल बाद अपने समाज का की कोई उम्मीद दिख रही है। भ्रष्टाचार के कारण सवर्ण जातियों में असंतोष फैला हुआ है। भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, इससे सवर्ण जातियां कुछ नाराज हैं और वह प्रशांत किशोर का साथ देने वाली है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में फॉरवर्ड जातियों में शेरमारी कर सकते हैं, क्योंकि यह जातियां लालू, नीतीश और भाजपा के बाद में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को सीधा नुकसान होगा। एक सर्वे के अनुसार इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑफ बैटल आप बिहार 2025 की एक रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें प्रशांत किशोर 243 सीटों की जो विधानसभा चुनाव है उसमें 67 सीटों पर उनका प्रभाव दिख रहा है। इसमें जो सारण एरिया है उसकी 24 सीटें, पटना नालंदा की जो है 21 सीटें, भोजपुर एरिया की 22 सीटें शामिल हैं। अगर इतनी सीटों पर उनका प्रभाव दिख रहा है तो पक्का किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। उनको दलितों का वोट मिल रहा है, तो क्या उनको मुसलमानों का भी वोट मिल रहा है क्या? प्रशांत किशोर को मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वोट बाइक के सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर को केवल मात्र 4% जो है मुसलमान वो वोट कर रहे हैं। 70% मुसलमान अभी भी महागठबंधन के साथ में जुटे हुए हैं। इसके पीछे का जो उन्होंने तर्क दिया है कि पिछले नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें जन स्वराज ने जो अपने कैंडिडेट उतारे, उन कैंडिडेट से महागठबंधन को नुकसान हुआ था, और महागठबंधन ने 2020 में इन्हीं सीटों पर 4 में से 3 में दर्ज की थी। लेकिन 2024 में जब जन स्वराज लड़ता है तो उनको नुकसान होता है। अब आगे देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रशांत किशोर एनडीए को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या महागठबंधन को, यह देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। चुनाव होने वाला है और पूरा दिल लगा करके आप लोग इसमें से भाग लीजिएगा और मेरी वीडियो के साथ में आप लोग बने रहिएगा। अब आते हैं निर्दलियों की बात करते हैं। निर्दलियों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। लोग अपना काम कराने के लिए जो प्रशासन से संबंधित होते थे वो नेताओं के पास जाते थे, लेकिन नेता अब काम करने में फेल है, इसलिए स्थानीय नेता कोई भी उभर कर नहीं आ पाता है और जीत नहीं पाता है। बाकी दूसरी जातियों वाली जो पार्टियां हैं वह अगर एनडीए से गठबंधन करेंगी या महागठबंधन से गठबंधन करेंगी तो उनकी जीत पक्की है, वरना अपनी वो जाति में ही खुश है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये तीनों फैक्टर मिलकर तय करेंगे कि कौन किधर जाएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, क्योंकि मायावती के लोग पहले ही भाग जाएंगे, उसके बाद ओवैसी के लोग भी भाग सकते हैं। प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि अगर हमारी कम सीटें आती हैं तो जो जिधर जाना चाहे जा सकता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि क्या ओवैसी इस चुनाव में मजबूती से लड़के एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे
या मायावती मजबूती से लड़ करके महागठबंधन को फायदा पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर मजबूती से लड़ करके इन दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। गजब का यह चुनाव होने वाला है, गजब का ट्विस्ट आने वाला है इस चुनाव में। बस आप लोग जाति व धर्म के नाम पर वोट मत कीजिएगा, विकास के नाम पे कीजिएगा, अपने समाज के लिए कीजिएगा, अपने समाज के विकास के लिए कीजिएगा, देश के विकास के लिए कीजिएगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा, इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।